Welcome to ABC Campus. Today we shall cover CAF3 Business Law, fourth video on chapter number 6, Discharge of a Contract and Remedies for Breach of Contract from ICAP Study Text 2020, and our content will be discharge of a contract by breach, and we will also include discussion of past exams. And I'm your facilitator Kashif Adel. Discharge by actual breach of contract और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहले हम एक्चुअल ब्रीच के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. सो इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ड्यू टू ब्रीच. तो ब्रीच का लफ्जी मतलब आप कह लें कि जी किसी लिमिट को तोड़ना, ख़राब करना. तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करने को ब्रीच कहते हैं कि खिलाफ वर्जी कर दी. उर्दू तर्जुमा इसका खिलाफ वर्जी कह सकते हैं आप. Actual breach of contract occurs when a party to a contract refuses or fails to perform his part of the contract at the time fixed of performance, जिसे हम कह सकते हैं due date या due time. Actual breach of contract occurs in the following two ways, जो कि अभी हम आगे कवर करेंगे. two ways हैं. एक होता है due date पे और एक होता है course of performance, कि काम करते हुए उसके दौरान बाकी काम से मना कर देना. एक्चुअल ब्रीच का कंसिक्वेंस क्या होता है? द कंसिक्वेंस ऑफ एक्चुअल ब्रीच डिपेंड अपॉन वेदर द टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, और इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था. अब टाइम अगर एसेंस हो और दूसरा ये कि टाइम एसेंस ना हो, तो जहां पे टाइम एसेंस हो वहां पर तो वो वाइडेबल हो जाता है और डैमेजेस जो हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं, प्रोवाइड दैट कि उसका नोटिस दे दिया जाए. एक्सेप्टेंस भी की जा सकती है और उसके साथ डैमेजेस लिए जा सकते हैं. वॉइड करेंगे तो डेफिनेटली डैमेजेस लिए जा सकते हैं. अगर टाइम एसेंस ना हो तो फिर वॉइडेबल नहीं होता, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ अगर प्रॉपर नोटिस दिया जाए तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं. यानी अगर कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी, तो फिर आप डैमेजेस का नोटिस देकर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. अगर जस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं और डैमेजेस का नोटिस नहीं देते तो फिर आप डैमेजेस क्लेम बाद में नहीं कर सकेंगे. सो इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं अब आगे. तो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पर जब एक्चुअल ब्रीच होती है तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे. इफ एनी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, it is called an actual breach of contract on due date of performance. So Azhar agreed to sell to Basit 10 tons of wheat at rupees 8,000 per ton to be delivered in two equal installments on 20th November and 21st November. On 20th November, Azhar refused to deliver the goods. अब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी थी, ड्यू डेट पे कुछ भी डिलीवर नहीं किया, तो ये एक एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. सेकेंड टाइप को देखते हैं, दैट इज एक्चुअल ब्रीच इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो जहां पे पार्टी ने कुछ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया और बाकी के लिए रिफ्यूज कर दे फॉर द रिमेनिंग पार्ट, तो फिर वो एक्चुअल ब्रीच इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस कहलाती है. सेम सिनेरियो है, थोड़ा सा चेंज है, सिमिलर सिनेरियो कह सकते हैं. आजम एग्रीड टू सेल टू बाबर 10 tons of wheat at 8,000 per ton to be delivered in two equal installment on 20th November, 21st November. On 20th November, Azam delivered 5 tons and refused to deliver remaining 5 tons. तो देखें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया और कुछ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो ये भी एक्चुअल ब्रीच है, लेकिन ये ऑन ड्यू डेट वाली नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस. सेकेंड टाइप है जी डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच, नॉट एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी ब्रीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ब्रीच हो जाएगी ड्यू डेट पर, आपको ड्यू डेट से पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाता है. सो इट अकर्स बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू. द पार्टी एक्ट्स इन सच अ वे दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी परफॉर्म्ड. अ पार्टी मे इंटेंड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग टू वेज. एक तो ये कि सीधा सीधा इनकार कर देना ड्यू डेट से पहले कि जी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो इसको जो हम कह सकते हैं इसे एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे. When a party to contract has expressly refused to perform his promise. So हमारे पास जो यहाँ पर सिनेरियो है,
Aslam, a farmer, agrees to sell to Boris his entire crop of 10 tons of wheat per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, Aslam informs Boris that he is not going to supply the goods. तो ड्यू डेट से पहले ही उसने ये स्टेटमेंट दे दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, एक्सप्रेसली बता दिया। तो ये बेसिकली एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय एक्सप्रेस रेपुडिएशन, या इसे आप एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिसेबल टू परफॉर्म प्रॉमिस, इसको आप इंप्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच भी कह सकते हैं। When a party to a contract has disabled himself from performing his promise in its entirety, तो यहां पर भी हम सिनेरियो देखते हैं। अकरम, a farmer, agrees to sell to Ben his entire crop for 10 tons of wheat at 8,000 per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, अब 20 नवंबर को डिलीवर करनी है, प्रॉमिस किया हुआ है। On 1st November, अकरम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज entire crop to चंद्रा at 10,000 per ton. तो 20th नवंबर से पहले ही उसने वो क्रॉप किसी को सेल कर दी। तो अब उसने एक ऐसा काम कर दिया है कि 20th को तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो उसने एक्सप्रेसली इनकार नहीं किया, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच है, लेकिन बाय इंप्लाइड है, क्योंकि एक्सप्रेसली नहीं बोला लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से अब उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ये बाय इंप्लाइड रिपुडिएशन, और इसके अंदर जो ओरिजिनल ये कॉन्ट्रैक्ट था अकरम और बेन के दरमियान, ये परफॉर्म नहीं हो सकता। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच की सूरत में एग्रीव पार्टी, यानी जिसके साथ ब्रीच हो गई होती है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और डैमेजेस क्लेम कर ले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट करने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें और डैमेजेस क्लेम कर लें। अब डैमेजेस कितने होंगे? डैमेजेस विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा उतने आपको डैमेजेस मिलेंगे। हम बेसिकली इस चैप्टर के थोड़ा सा आगे जाके डैमेजेस की कैलकुलेशन पे मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि फॉर एग्जांपल जिस दिन ब्रीच हुई उस दिन मार्केट में रेट उन गुड्स का 25,000 था और जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड हुई थी वो 22,000 थी, तो 3,000 का जो डिफरेंस है वो डैमेजेस के तौर पे मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, यानी आप कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चल रहा है, वेट करें टिल द ड्यू डेट और फिर डैमेजेस क्लेम करें अगर प्रॉमिस तब भी अनपरफॉर्म्ड रह जाता है। इसमें अगर प्रॉमिस तब भी अनपरफॉर्म्ड रह जाता है तो डैमेजेस वंस अगेन इक्वल होंगे डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहां थी प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रीच और यहां पर है परफॉर्मेंस, ये फर्क है। तो बाकी अब उस टाइम तक हो सकता है रेट 24,000 हो गया हो, तो अब हो सकता है आपको 3,000 के डैमेजेस ना मिलें, 2,000 के मिलें, या 3,000 से ज़्यादा के भी मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइसेस किस तरफ मूव करती हैं। अब इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव कंसीडर किया जाता है तो इसकी भी कुछ इंप्लीकेशन हैं, वो देखते हैं। इफ द एग्रीव पार्टी ट्रीट्स द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट्स टिल ड्यू डेट, तो कंसिक्वेंसेस क्या हैं? नंबर 1, प्रॉमिसर मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। भाई वो गुड्स किसी और जगह से मजीद गुड्स ला के फिर आपको दे दे और फिर आपको वो गुड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अब फिर ब्रीच कंसीडर नहीं होगी। अगर वो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन और बिफोर परफॉर्म कर देता है तो फिर तो आपको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अब आप उसे ब्रीच कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा ये भी हो सकता है कि ड्यू डेट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना किसी और वजह से इम्पॉसिबल हो जाए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हो सकता है वो इम्पॉसिबल हो जाए और फिर जो होगा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, आप फिर उस पर डैमेजेस के लिए केस नहीं कर सकेंगे। प्रॉमिसी शैल लूज हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस। तो ये दो नुकसानात भी हो सकते हैं अगर आप ड्यू डेट का वेट करते हैं। ड्यू डेट का वेट करने का फायदा तो ये होता है कि एविडेंस देना और चीज़ को प्रूफ करना और पार्टी से बहस मुबाहसे में कमी हो जाएगी क्योंकि एक एक्चुअल ब्रीच हो चुकी होगी तब तक। लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि तब तक अगर वो परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 ये होगा कि आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर अराइज हो जाती है तो आपका डैमेजेस का राइट भी खत्म हो जाएगा।
अब डैमेजेस का राइट कैसे खत्म हो जाएगा, इसको एक सिनेरियो से भी अंडरस्टैंड करते हैं। Azam, a farmer, agrees to sell to Babar his entire crop of 10 tons of wheat at rupees 8,000 per ton to be delivered on 20th November. तो 20th नवंबर का डील डन हो गई। ऑन 1st नवंबर आजम इन्फॉर्म्स बाबर दैट ही इज नॉट गोइंग टू सप्लाई द गुड्स। तो यहां पर एक एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच होगी। बाबर डिसाइडेड नॉट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेटिव समझा ऑन 1st नवंबर एंड टू वेट टिल 20th नवंबर। उसने कहा जी मैं तो फिर 20th नवंबर तक वेट करता हूं। ऑन 19th नवंबर ड्यू डेट से पहले द एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर विदाउट द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। अब 19th नवंबर को जो है वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गई। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाबर हैड लॉस्ट द राइट टू सू आजम फॉर डैमेजेस। अब ये जो एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच है ये कंसीडर नहीं होगी और डैमेजेस क्लेम करने का कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता विद बाबर। अगर बाबर ने 1st नवंबर को ही केस फाइल कर दिया होता या 19 नवंबर से पहले फाइल कर दिया होता ब्रीच के लिए तो फिर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, तो अब वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। तो यहां तक तो जी हमारी बात थी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच और उसके कंसिक्वेंसेस की। अब हम कुछ पास्ट एग्जाम्स देखेंगे। सो स्प्रिंग 2019 का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। On 11 February 2019, Asfandyar agreed to sell his house to Javed for rupees 15 million. On 19 Feb, just 8 days later, Javed came to know that Asfandyar has finalized a deal for the same house with Jenny. Discuss the options, if any, available to Javed. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एग्रीमेंट हुआ है हाउस का और फिर किसी और के साथ डील करने के बारे में आपको पता चला कि उन्होंने तो किसी और के साथ डील कर ली है। तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है और इसको इम्प्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच हम कहेंगे कि उसकी तरफ से एक्सप्रेस तो नहीं आया लेकिन इम्प्लाइड ब्रीच है। तो एक तरीकेकार तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें और डैमेजेस क्लेम कर लें विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट फौरन। दूसरा ये है कि कैंसिल ना करें और ऑपरेटिव कंसीडर करें, वेट करें और फिर जो है नॉन परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर दें। तो ये 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये 2 ऑप्शन ही पूछे हुए थे फॉर 2 मार्क्स, तो ये इसका आंसर होगा। ऑटम 2015 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस टर्मिनेट हो जाएं और कम्स टू एन एंड हो जाएं। तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा भी इसमें रिक्वायरमेंट है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नोवेशन, अल्ट्रेशन, वेवर वगैरह। तो नोवेशन, रिसिशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, प्रोमिस, रिफ्यूजल और निग्लेक्ट, ये 6 पॉइंट्स अब आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो 6 और जो प्रीवियस पॉइंट था तो उसको मिलाकर 8 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, सिंपली जो हमने बुकिश पढ़ा था उसी को आपने रिप्रोड्यूस करना होगा। एग्जाम्पल 32 है, ये पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2015 का, 2 पार्ट्स में, 5 मार्क्स का ये पार्ट है और 2 मार्क्स का ये पार्ट है। Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. Lalchi trader agreed to supply cotton yarn to Farzi Textile Limited at a fixed price for 1 year. Standing offer के मुताबिक 3 months after the formation of contract, the price of yarn increased sharply. बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, making it commercially unviable for Lalchi trader to continue to supply at the agreed price. Therefore, they terminated the contract on ground of difficulty or impossibility of performance. ये impossibility नहीं है, difficulty है और इस तरीके से जो है जो टर्मिनेशन की है ये गलत है, ये नहीं कर सकते वो। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। नो, कमर्शियल वायबिलिटी जो है वो एक्सक्यूज नहीं है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का पॉइंट कंसीडर नहीं होता, इट इज जस्ट कमर्शियल अनवायबल और लेस प्रॉफिटेबल और यू कैन से नॉट प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक एक्सेप्टेबल ग्राउंड नहीं है
परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज करने का। तो ये तो एक जवाब हमारा हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि इसमें डिस्कस भी कर देंगे सारा पॉइंट के क्या क्या रेलिवेंट वो है। व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर वर इंपोर्टिंग यार्न एंड गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन। अब यहां पर अगर अनलॉफुल हो जाए तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गई। अब इसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको करना होता है, वॉइड तब होता है जब इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो जाए। तो मोर डिफिकल्ट, कॉस्टली या लेस बेनिफिशियल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड नॉट एक्सेप्टेड एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो इस सिनेरियो में लालची ट्रेडर की जो प्ले है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है और उनको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सेकंड सिनेरियो जो था जहां पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लग जाता है तो इम्पॉसिबल और इलीगल हो गया, तो यहाँ पर उन लालची ट्रेडर की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक क्वेश्चन है, स्टेट द ग्राउंड इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जहां पे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, डेथ और पर्सनल कैपेसिटी हो जाए, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं इसे, इलनेस भी इसमें शामिल है, वॉर डिक्लेयर हो जाए और एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉ में चेंज आ जाए जिसकी वजह से अब अनलॉफुल हो जाए एक चीज़, या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर के जिस फॉर्म में वो चीज़ें थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर उस काम को नहीं किया जा सकता। जैसे आपने जो है एक गंदुम से दलिया बनाना था, लेकिन उस गंदुम से अगर पहले ही आटा बन चुका है तो फिर अब आप उससे दलिया नहीं बना सकते। तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स जो हैं वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी राइज हो जाएगी। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स इसमें मेंशन करने थे। फिर है जी सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो जस्ट डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस होना, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होना, थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट स्ट्राइक, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, किसी एक की फेलियर हो गई है और एक पॉसिबल भी है उसमें से, तो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल समझा जाएगा, उसे इम्पॉसिबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। और सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे खुद गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देना, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी होगी, तो ये फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, फिर ब्रीच समझी जाएगी। अगर कोई खुद अपनी चीज़ों को आग लगा दे और कहे कि जिस वजह से डिलीवर नहीं हो सकी, तो वो उसकी तरफ से ब्रीच कंसीडर होगी, वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Talib was indebted to Bashir for ₹10,000. On Talib's request, Bashir agreed to accept Jahangir as his debtor in place of Talib. तो ये पोजीशन, इसे नोवेशन कहते हैं, जहां पे पार्टीज चेंज हो जाती हैं, नोवेशन कहलाता है। Jahangir failed to make payment on due date. Under the provision of contract act, you are required to explain whether Bashir can now demand payment from Talib. अगर एक प्रॉपर नोवेशन हो गई है जिसमें तमाम पार्टीज की कंसेंट है, तो फिर तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बशीर और जहांगीर के दरमियान है और तालिब से वो पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, फाइन। सिंस बशीर एक्सेप्टेड जहांगीर एज हिज डेटर इन प्लेस ऑफ तालिब, सो नाउ ही कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब, लेकिन इसमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इज एसेंशियल, तो वो पॉइंट है, लेकिन अब वो तालिब से पैसे क्लेम नहीं कर सकता। इमरान ट्रेडर्स, ये स्प्रिंग 2020 निस्बतन लेटेस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इमरान ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद मिनहास ऑयल्स लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रेवल्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन बदीन एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹30,000 per dumper. 6 months after the contract, the diesel prices increased, making it non-profitable for Imran traders to continue to the supply at the agreed price. Therefore, they terminated the contract on the ground of impossibility of performance. नहीं, ये एक एक्सेप्टेबल ग्राउंड नहीं है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का। डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, आंसर है नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाए, लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कॉस्टली, लेस बेनिफिशियल, कमर्शियल अनवाइबल, नॉन प्रॉफिटेबल होना एक एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस नहीं है। तो इन दिस गिवन सिनेरियो इमरान ट्रेडर की जो एक्सक्यूज है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे तो इट वुड बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उनको डैमेजेस पे करने होंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।